आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर पदार्थ एवं प्राकृतिक संगठन। पदार्थ एवं प्राकृतिक संगठन। ठीक है। पदार्थ एवं प्राकृतिक संगठन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे टॉपिक 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? ऑप्शन है खनिज यौगिक, ऑप्शन बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व और डी है इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्राकृतिक तत्व। प्राकृतिक तत्व में एक ही प्रकार के खनिज, एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। खनिज यौगिक, यौगिक कहने का ही मतलब होता है क्या चीज कि दो से अधिक, दो या दो से अधिक का मिश्रण हो जाएगा। दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण, अधिक पदार्थों का मिश्रण, अधिक का मिश्रण एक निश्चित अनुपात में हो तो उसे क्या कहेंगे? निश्चित अनुपात, तो उसे कहते हैं यौगिक। और मिश्रण जब दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों का होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेंगे, निश्चित अनुपात में मिले या अनिश्चित अनुपात में, तो भी वो मिश्रण कहलाता है। और निश्चित दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे तो वे यौगिक कहेंगे कब? जब वो निश्चित अनुपात में मिलेंगे तब। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 3 नंबर। अगला दो प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से, 2 नंबर प्रश्न हम लोग का छूट गया है, उसे हम लोग बाद में करेंगे। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को एक निश्चित, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। ऑप्शन ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी गैस। तो किसी भी अनुपात में कहा गया, क्या कहा गया? किसी भी अनुपात में। जैसे 1 केजी चीनी और 10 लीटर पानी, पानी कितना हो? 10 लीटर। या फिर 2 केजी चीनी और पानी 5 लीटर हो तो भी ये मिक्स होगा 5 लीटर। तो ये दोनों से जो शरबत बनेगा इसे क्या कहेंगे? तो ये मिश्रण होगा। क्यों? ये शरबत ही कहलाएगा दोनों, शरबत। और ये शरबत जो कहलाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण। यौगिक क्या हो जाएगा? तो दो या दो से अधिक तत्व को मिलाना हो, लेकिन कैसे? तो जब भी मिलेगा तो ये 1 केजी चीनी और 10 लीटर पानी ही मिलना आ जाए। सिर्फ 1 केजी चीनी और 10 लीटर पानी जब भी मिलाया जाएगा तो ये मिलाया जाएगा। यानी 2 केजी चीनी और 5 केजी पानी, 5 लीटर पानी नहीं, हमेशा 1:10 के रेशियो में मिलाया जाए तब उसे शरबत कहेंगे। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे यौगिक कहेंगे, निश्चित अनुपात में। चलिए अगला चलते हैं। यहाँ देखिए गैस, गैस का क्या खूबी होती है? तो गैस का आकार और आयतन, आकार और आयतन ये दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार और आयतन अनिश्चित होता है तो उसे क्या कहेंगे? गैस कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? तो ऐसे तत्व को ऑप्शन ए है आदर्श धातु, उपधातु, मिश्र धातु या धातुमल। क्या कहा जाएगा? तो ऐसे तत्व को कहा जाता है उपधातु। उपधातु राइट आंसर है आपका उपधातु। देखिए आदर्श धातु जिनमें धातु के गुण पाए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ धातु के। मिश्र धातु जिसे कहते हैं जिसमें दो धातु को मिलाया जाता है, दो धातुओं को मिलाने से बनता है, लेकिन इसमें गुण किसका रहेगा? सिर्फ धातु का गुण रहेगा, सिर्फ धातु का गुण, गुण
सिर्फ धातु का गुण पाया जाएगा इसमें, मिश्र धातु में। धातुमल जब अयस्कों या अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को धातुमल कहते हैं। अयस्कों में मिश्रित अशुद्धियों को क्या कहा जाएगा? धातुमल कहा जाता है। उपधातु, उपधातु जो है आपका धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों का गुण रखता तो उसे कहते हैं उपधातु। जैसे कौन सा बता सकते हैं? एक दो नाम बताइए। जैसे आपका सीजियम, सीजियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु है। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? धातु है लेकिन वो विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन है ए टिन, बी कॉपर, सी लेड, डी निकेल। तो धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए टिन, कॉपर, लेड और निकेल। तो 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो है लेड। लेड जो है वो विद्युत का कुचालक है। यह सबसे खराब धातु है। धातु को श्रेणी में सबसे खराब धातु आपका कौन सा है? लेड। कॉपर विद्युत का अच्छा सुचालक है। उसके बाद टिन और निकेल। ठीक है, कॉपर का संकेत जो होता है वो Cu होता है, लेड का Pb होता है। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी आयोडीन, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो धातुई चमक, धातु नहीं अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो अधातु कौन सा है जिसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, ग्रेफाइट और आयोडीन। ग्रेफाइट और आयोडीन इन दोनों में आपका क्या है? चमक पाया जाता है। इन दोनों में चमक पाया जाता है, चमक पाया जाता है ग्रेफाइट और आयोडीन। ये आपका ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। आयोडीन को कहते हैं ये आपका अधातु है। ये दोनों, ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये हीरा, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है जिसके कारण ये बहुत ही ज्यादा चमकदार होता है। और ग्रेफाइट जो है इसे हम लोग पेंसिल में भी उपयोग करते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में किया जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु कौन है? ऑप्शन ए है आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी बिस्मथ, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इनमें से सभी जो है वो क्या है? उपधातु है। उपधातु में क्या होता है? तो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये तीनों जो है आपका क्या है? उपधातु है। इनका उपयोग डायोड बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। वायु, पारा, ओजोन और अमोनिया। तो कोई एक इनमें से एक यौगिक है। वो कौन सा है जो यौगिक है? तो यौगिक होने के लिए क्या चाहिए? अमोनिया है। यौगिक होने के लिए चाहिए क्या? तो 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक मिले। कैसे? 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता हो। कैसे? निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में। तो निश्चित अनुपात में वायु देखा जाए तो वायु जो है इसमें निश्चित अनुपात तो है नहीं। वायु में 78%
नाइट्रोजन है 20.95%, ऑक्सीजन है O2 और 78% इनटू नाइट्रोजन आपका है। उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% CO2। तो इन सभी तत्वों को देखा जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो घटते बढ़ते रहता है, ऑक्सीजन का रेशियो घटते बढ़ते रहता है। तो वायु तो हमेशा कहलाएगा ही, लेकिन रेशियो इनका निश्चित नहीं होता। पारा एक तत्व है, Hg इसे कहते हैं, ये अकेला तत्व है। ओजोन O3 और अमोनिया NH3 को कहते हैं। इसमें दो तत्व मिले हुए हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और 1:3 में, एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, तो 1:3 में हमेशा नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 को मिलाएंगे तो ही अमोनिया बनेगा। इसलिए यौगिक होने के लिए अमोनिया ही राइट आंसर है। अब देखते हैं ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो जब नवजात ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आर फोटोलाइज्ड yielding 2 oxygen atom, ozone and oxygenator are continuously being interconverted as a solar UV breaks ozone and the oxygen atoms react with another oxygen molecule। जब दो ऑक्सीजन एक नवजात ऑक्सीजन के साथ मिलता है और अल्ट्रावायलेट रे के साथ यूवी रे जब उसमें पड़ती है तो वो O3 का निर्माण करता है। और ये हमारे लिए ओजोन परत जो है O3, ये बहुत ही फायदेमंद है। अगर पृथ्वी पर ओजोन लेयर पृथ्वी से हट जाए तो त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां फैल जाएगी। त्वचा कैंसर। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक यौगिक है, क्यों यौगिक है? ऑप्शन हम लोग देखते हैं। जल एक यौगिक है, यह ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में पाया जाता है, इसलिए यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन होती है। इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। यह रासायनिक साधनों द्वारा दो सरल पदार्थों में तोड़ा जा सकता है। तो किस कारण से जल को हम लोग यौगिक कहेंगे? तो जल को यौगिक किस कारण से कहेंगे? तो इसके लिए राइट आंसर जो होगा, इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। रासायनिक बंधनों द्वारा जब जुड़ता है तो निश्चित अनुपात में ही जुड़ेगा और दो भिन्न तत्व होते हैं, इसलिए जल एक यौगिक है। ये नीचे वाला ऑप्शन जो है आपका गलत सम्मिलित हो गया इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? ऑक्सीजन नहीं है तो ऑप्शन ए है सीमेंट, बी है रेत, सी मिट्टी का तेल, डी कांच। तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सीमेंट नहीं है? तो जो राइट आंसर होगा वो है आपका मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, इसीलिए मिट्टी के तेल में सोडियम को हम लोग डुबा करके रखते हैं ताकि इसमें आग ना लगे। सोडियम जो है हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जल जाता है। सोडियम स्वतः जल जाता है, किसके संपर्क में आते ही? हवा के संपर्क में, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन होता है O2 और मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, जिस कारण से सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा करके रखते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, जबकि वायु है एक क्या चीज? स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, लेकिन वायु क्या है? तो ऑप्शन ए है मिश्रण, बी यौगिक, सी तत्व, डी विलयन। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है और वायु क्या है? तो वायु आपका हो जाएगा, तो वो है मिश्रण। वायु मिश्रण है। हम लोग ने पीछे ही पढ़ा था, वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य तत्व अदर गैस का मिश्रण है। ठीक है, तो इन सभी गैसों का, जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्न में से
कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक? ऑप्शन ए है वायु, बी जल, सी पारा, डी सोडियम क्लोराइड। ना ही तत्व है और ना ही यौगिक। तो तत्व और यौगिक इन दोनों में से कोई ना हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो है ऑप्शन ए मिश्रण। अगर तत्व ना हो और यौगिक ना हो तो मिश्रण तो कह सकते हैं। तो वायु एक क्या चीज है? मिश्रण है। जल क्या है? यौगिक है। पारा क्या है? तत्व है। सोडियम क्लोराइड क्या चीज है? यौगिक है। अब देखिए इन्हें यौगिक और मिश्रण, इसमें तो कई कई प्रकार के गैस मिले हुए हैं जो कि अनिश्चित अनुपात में है। जल एक यौगिक है। क्यों है? क्योंकि H2O के मिलने से ही जल का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 में ही मिलाएंगे। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को जब भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। तत्व है पारा, क्योंकि पारा का Hg सूत्र होता है। और पारा द्रव अवस्था में, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक धातु है। पारा एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड का सूत्र NaCl होता है। NaCl, इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं। टेबल साल्ट। सोडियम क्लोराइड को यौगिक क्यों कहा गया? क्योंकि सोडियम एक रहेगा और क्लोरीन एक रहेगा और इसे मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक। नमक का निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या कहलाता है? चौथी अवस्था क्या है? ऑप्शन ए ठोस, बी तरल, सी प्लाज्मा, डी गैस। तो पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा को और निम्न नाम से जाना जाता है। रक्तरस भी कहते हैं प्लाज्मा को। रक्तरस, कनिकानु, ये है आपका पदार्थ का चौथी अवस्था। ठोस, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। गैस का आकार और आयतन, आकार और आयतन अनिश्चित होगा। और प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था और पदार्थ की पांचवी अवस्था, पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? बी पीतल, सी रेत, डी हीरा। तो यौगिक कौन सा है? तो यौगिक है आपका ऑप्शन सी रेत। रेत एक यौगिक है। हीरा कार्बन का एक अपरूप है। हीरा कार्बन का अपरूप है। पीतल एक मिश्रण है। पीतल मिश्रण है किसका? कॉपर और जिंक का, तांबा और जस्ता का। विरंजक चूर्ण है क्या चीज है? ऑप्शन ए तत्व, यौगिक, सी मिश्रण, डी अपरोप। तो विरंजक चूर्ण है ऑप्शन राइट है वो यौगिक। विरंजक चूर्ण एक यौगिक है। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है ऑप्शन ए है ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल, डी इस्पात। तो मिश्रण न है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक तत्व है जो कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है। ग्रेफाइट में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन
ग्रेफाइट में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके कारण से ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, चालक होता है। पीतल, ये तांबा और जस्ता का मिश्रण है। बारूद क्या चीज है, मिश्रण है, ये तत्व यौगिक की मिश्रण या तरल है। बारूद क्या चीज है, चलिए बताइए, तत्व यौगिक मिश्रण या तरल। तो राइट आंसर वो होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है बारूद एक मिश्रण है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। कोयला क्या है, तत्व यौगिक मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। कोयला एक तत्व है, कोयला एक तत्व है। कोयला कैसे बनता है, तो जब बहुत सालों तक, कई 100 वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक पेड़ पौधे, पेड़ पौधे या अन्य अवशेष जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर वायु और जल की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं, तो कोयले का निर्माण होता है। हीरा क्या चीज है, हीरा ऑप्शन ए, तत्व यौगिक मिश्रण या तरल। तो हीरा है आपका तत्व है। हीरा ये कार्बन का अपरूप है। क्या चीज है, कार्बन का एक अपरूप है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इस कारण से हीरा विद्युत का कुचालक है। इसका अपवर्तनांक 2.42 है, जिस कारण से ये सबसे चमकदार अधातु है। और हीरा का उपयोग आभूषण बनाने, साथ में धात ये शीशा काटने का ब्लेड बनाने में भी किया जाता है, डायमंड का उपयोग।